क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे. So actually we have 0.48 grams of magnesium, and the reaction of magnesium with HCl is magnesium plus HCl give you magnesium chloride and hydrogen gas. It is the answer of the first part, right? और second वाले में वो कह रहा है कि आपने enthalpy change निकालना है. So Q is actually VC delta T. अब यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम 0.48 ग्राम्स है, इसका तो वॉल्यूम गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे यूज करेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही यूज करेंगे एज अ वॉल्यूम. सो इट इज 200 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 4.18 व्हिच इज कांस्टेंट. और डेल्टा T हम यहाँ यूज कर सकते हैं 21.2 माइनस 20. ठीक है ना. और कोई हमारे पास मतलब पॉसिबिलिटी है नहीं, इस आंसर में कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे यूज करेंगे मैग्नीशियम का. So 21.2 minus 20 will give you 1.2 into 4.18 into 200. So it is giving you 1003.2 joules energy, and you need to divide it by 1000. So you will get it in kilojoules, right? आपने इसको divide by 1000 किया, so it will be 1.0032 kilojoules energy. उसके बाद आपने इसके क्या निकालने हैं, आपने इसकी एंथैल्पी चेंज निकालनी है. और एंथैल्पी चेंज क्या होती है, energy in kilojoules divided by the number of moles of limiting reactant. So right now we have two reactants over here, और इनमें से एक जो है आपके पास मैग्नीशियम है. So we need to find out the moles of both of them. So let's see. आपके पास अच्छा यहाँ देखें, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है. जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके मोल्स निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है ना. तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से आप इसके मोल्स नहीं निकाल सकते हो. आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको इसके लिए चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेशन भी, बट वो यहाँ नहीं है, तो आप उसके मोल्स निकाल ही नहीं सकते. तो मैग्नीशियम के ही मोल्स निकल सकते हैं खाली. मोल्स इज एक्चुअली मास ओवर mr, and the mass is you have 0.48 and the mr of magnesium is 24. So we can divide it. 0.48 divided by 24 will give you 0.48 divided by 24 will give you 0.02 moles. तो ये आपके पास moles आ गए, and they are 1.0032 over 0.02. तो ये आपका आंसर क्या होगा, 1.0032 over 0.02. It is 50.16. As the temperature increase, so it is endothermic now. तो ये आपके पास आंसर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसको सही किया है, और जिसने नहीं सही किया वो उसको सही कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इसमें छोटी सी एक आपके पास बस एक क्लू था, और वो आपने यहाँ से देखना था कि मतलब वहाँ तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो आप कैसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. जब नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब ये है कि आपको वो डेफिनेटली एक्सेस में प्रोवाइडेड है. ठीक है ना. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Just leave this on the magnesium. Magnesium is over here the limiting reagent. हम उसके थ्रू हम इसको कर लेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. किसी को कोई मसला है? अब्दुल्ला, इज दैट क्लियर? यस सर. चलिए, तो फिर हम चलते हैं Hess's law की तरफ, which is the second, you can say that over here the method to calculate the enthalpy changes. ठीक है ना. अब ऐसा होता है बच्चों हमारे पास कि बहुत सारे रिएक्शंस तो आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, बट बहुत सारे रिएक्शंस में आप फंसोगे भी, आप नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए फिर हम Hess's law यूज करते हैं. अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो उसको आप Hess's law के थ्रू सॉल्व कर सकते हो. तो बिफोर वी आर मूविंग टुवर्ड्स Hess's law, I have some definitions for you that you need to write. Actually we all talk about the standard conditions, standard enthalpies, standard blah blah everything. So हमें उसकी कुछ definitions लिखनी है जो कि आपके पेपर में बहुत consistent आती हैं. मुझे लिखवाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है ताकि आप उसको as it is याद कर लो, क्योंकि फिर आप लोग कुछ words उसमें से खा जाते हो, आपके marks deduct हो जाते हैं. So we have some definitions that are important for the past papers questions and for exam as well. So for suppose if there will be standard enthalpy change of reaction, अगर वो आपसे कहे standard enthalpy change of reaction, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? And it can be defined as delta HR, right? इसको इस तरह डिफाइन करते हैं. तो
तो आप इसको क्या बोलोगे? This is actually the enthalpy change when molar amount of reactants as shown in the stoichiometric equations react together under standard conditions to give the product. This is the answer of this definition, the definition of this word, which is very important. You can say that enthalpy change, आपको ये याद करनी है absolutely, ये जैसा लिखवा रहा हूँ वैसे याद करनी है, ठीक है ना, एक भी गलती नहीं करनी है आपने इसके अंदर. Enthalpy change when molar amount of reactants, molar amount of reactants, right, according to the equations, right, shown in the equations, as shown in stoichiometric equations. यानी कि जो रिलेशन आपको गिवन है आपने वो यूज करना है, stoichiometric equations, और they react together and give you the product, react together to give you product, and this should be under standard conditions, react together under standard conditions, यानी कि room temperature and pressure को हम उसमें consider करेंगे under standard conditions. कभी room temperature होता है, कभी different conditions होती हैं, तो उसके हिसाब से आपने बात करनी होगी to give product. This is the definition of this word. You need to keep remember the exact definition जो मैंने यहाँ लिखवाई है, और इसके मार्क्स आपको फिर मिलेंगे. ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, या आपके पास 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है. तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली लिखते हो जिस तरह मैंने बताया, तो आपको 2 या 3 मार्क्स प्रॉपर्ली मिल सकते हैं. एक एक लफ्ज के मार्क होते हैं. इवन के 3 मार्क्स के लिए भी डेफिनेशन आती है. एंड अगेन वी हैव स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन. ये तो मैंने बहुत देखी है पास पेपर में, आप लोगों ने भी देखी होगी जब आप सॉल्व कर रहे होगे. ये 3 मार्क्स की भी इक्वेशन आती है पेपर में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी आप आगे देखेंगे कि इसके थ्रू हम कुछ एनर्जी भी निकालेंगे, एंथैल्पी चेंजेस भी निकालेंगे रिएक्शंस की, ठीक है ना. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस इज डेल्टा HC, enthalpy change of combustion, standard enthalpy change of combustion. So you can say that enthalpy change, you can use the word enthalpy change when 1 mole, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना. It will award you 1 mark. When 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance completely combust, when 1 mole of a substance completely combust, or you can use the word completely burn as well. When 1 mole of a substance completely burn in excess oxygen, it will award you the 2nd mark for this. Excess oxygen is also important word over here. When 1 mole of a substance completely burn in excess oxygen under standard conditions, so this will award you the 3rd mark, under standard conditions. So you need to keep remember कि भाई एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है. ये तो सिर्फ याद करने वाली बात है, इसमें तो आप एज इट इज मार्क्स ले सकते हो. तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इसको आपने नहीं छोड़ना. ये मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं, तो इसको अच्छे से आपने याद करना है. इट्स ऑल योर ड्यूटी, राइट. देन इफ यू टॉक अबाउट द 3rd इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कि पास्ट पेपर्स में बहुत कॉमन है, और ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, ये बहुत यूज करते हैं हम पास्ट पेपर्स में, व्हिच इज स्टैंडर्ड enthalpy change of formation. Enthalpy change of formation. अब हम अगर किसी चीज की फॉर्मेशन की बात करें, अगर कोई चीज बन रही है तो वो क्या होगा? This is enthalpy change of formation. This is represented by like this, right? So you can say that again over here. This is also important to mention that enthalpy change when 1 mole of a substance is formed, when 1 mole of a substance, यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, इसका 1 मार्क मिलेगा आपको. Enthalpy change when 1 mole of a substance is formed, ये आपको बताना जरूरी है, is formed, इसका 1 मार्क मिलेगा आपको. Then आपको ये भी बताना पड़ेगा from its element, और ये भी बताना पड़ेगा कि enthalpy change when 1 mole of a substance is formed in स्टैंडर्ड स्टेट, जो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है उसकी बात करेंगे. यानी कि अगर सॉलिड तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में. इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट्स भी जो हैं आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स. वो एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, एंड ऑल दिस रिएक्शन शुड बी अंडर standard conditions.
under standard conditions. So this definition can be asked for 3 marks in exam. So you need to learn this properly. ठीक है बच्चों? Is that clear, every one of you? Yes, sir. Yes, Any problem? चलें, ये 3 डेफिनेशंस थी जो मैं चाहता था कि आपको डिफाइन कर दूं, तो मैंने आपको ये तीनों डेफिनेशंस बता दी हैं. नाउ अब हम चलते हैं हेसेस लॉ की तरफ, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, और जिसमें आप सब लोग बहुत परेशान रहते हैं. तो हम उसको स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से पहले. व्हाट इज एक्चुअली हेसेस लॉ? पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसको फिर आपको डिफाइन कर दूंगा. आप देखें, बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. लोग बिला वजह डरते हैं इससे. बहुत आसान है, बहुत आसान. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन फर्स्ट. You need to keep remember the definition of this, bacho, that the enthalpy change, you need to keep remember that the enthalpy change is forever. What's up? You need to talk about this, that the enthalpy change of the reaction is all the time. It is remains same. It is remain same. It's not going to be changed, whether it is going to be happen in 1 step or it is going to be happen in 2 steps. So you can say that enthalpy change accompanying a chemical reaction, enthalpy change accompanying a chemical reaction is independent of the pathway of reaction between initial and final state, between initial and final state. तो बच्चों आपने याद रखना है हमेशा कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो एक स्टेप में कर रहे हो आप, चाहे उसको 2 स्टेप में कर रहे हो, जितने भी स्टेप्स में आप उसको करें, उसका जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा इट विल रिमेन सेम, वो चेंज नहीं हो सकता. दिस इज व्हाट हेसेस लॉ. हेसेस लॉ कहता है कि अगर आप एक रिएक्शन है उसका टोटल एंथैल्पी चेंज ये है, फॉर सपोज 50 है, तो अगर उस रिएक्शन को आप 2 स्टेप में करो, 3 स्टेप में करो, 4 स्टेप में करो, एंथैल्पी चेंज सम ऑफ ऑल रिएक्शंस का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो टोटल के बराबर ही होगा. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ रूट्स. जो भी आप करें वो एक ही, मतलब टोटल सम आएगा आपके पास, वही आएगा जो आपने फर्स्ट स्टेप में किया होगा. इसका मतलब क्या है? फॉर सपोज कि ये एक स्पॉट है, ये आपका घर है, ठीक है ना. स्पॉट ए इज योर हाउस and you are moving from spot A to spot B. This is what? Your school. This is your home and this is your school. So बच्चों, for suppose आपके घर से आपका स्कूल पड़ता है आपको, it is almost 50 kilometer away from your house, right? आपका जो स्कूल है वो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना. उसके बाद कभी कभार हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप मेरे घर भी आते हो. मेरे घर क्यों आते हो आप भाई? मेरे घर पे इसलिए आते हो कि जो चीज आप स्कूल में समझना भूल गए, कॉलेज में समझना भूल गए, तो वो आप मेरे घर आके समझते हो. फॉर सपोज द सेम सिनेरियो जो कि आजकल चल रहा है, आपका स्कूल में जाते हो, कॉलेज भी जाते हो, मुझसे भी पढ़ते हो, तो मेरे घर तक का जो डिस्टेंस है आपके घर से वो बहुत करीब है, हम लोग दिल बहुत करीब मिले हुए हैं, ठीक है ना. इट इज 20 किलोमीटर फॉर सपोज. तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यार मेरे घर से आपके स्कूल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो कैन यू प्लीज टेल मी कितना होना चाहिए बच्चों? so 30 किलोमीटर 30 होना चाहिए. एग्जैक्टली, इट शुड बी 30 होना चाहिए. तो ये आपने इसको अंदाजा लगा लिया कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये टोटल है, और दूसरा ये जो जिनकी डायरेक्शन सेम है इनको भी मैं ऐड करके बता सकता हूँ कि ये उसी के बराबर है. सो यू कैन से दैट भाई ए बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए सी एंड सी बी. तो आपने इस तरह उसको कैलकुलेट कर लिया. आपने बोला सर 50 इधर लिखा मैंने, यहाँ 20 है एंड इट शुड बी x, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं 20 को इधर भेज दूंगा, तो इट वुड बी 50 माइनस 20 विल गिव यू 30 किलोमीटर. ऐसे किया ना आप लोगों ने? ऐसे किया बच्चों आप लोगों ने? yes तो बस हैसेस लॉ में भी हमें यही करना है, सेम यही चीज करनी है हमें. हैसेस लॉ में भाई जो डायरेक्शन सेम होगी ना उसको बस आपने ऐड करना है, ये आपने याद रखना है. चलें, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ. एग्जांपल नंबर 1. फॉर सपोज बच्चों आपके पास एक एग्जांपल ये है कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास कार्बन है, आपने कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है और आपके पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया भाई, क्या बन गई आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई.
कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जब बनी है तो मैंने आपको कहा कि आपके पास जो एंथैल्पी चेंज था वो था 384 किलोजूल्स पर मोल। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपके पास था 384 किलोजूल्स पर मोल। सेकंड टाइम आपने जो रिएक्शन किया उसमें क्या हुआ, आपके पास आपने जो है कार्बन को कंबस्ट किया तो आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्टन हुई और आपके पास बन गया क्या बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो इसकी एंथैल्पी चेंज जो थी बच्चों, इसकी एंथैल्पी चेंज फॉर सपोज इट वुड बी समवेयर 111 किलोजूल्स पर मोल, इतनी आई। आई जस्ट वांट टू नो कि यार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाया जाए तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज कितनी होनी चाहिए? इट इज अननोन, वी नीड टू फाइंड दिस वन। तो दिस इज व्हाट ओवर हियर हमें हैसेस लॉ हेल्प आउट करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसको आप फाइंड आउट करना चाहें इनडायरेक्टली भी आप उसको कर सकते हैं विदाउट एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए आप हैसेस लॉ यूज कर सकते हैं। एंड लॉ व्हिच इज डिफाइनिंग यू कि भाई टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स। सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने आपसे कहा कि भाई आपके पास कार्बन है, आपके पास कार्बन है, कार्बन से आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है ना। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बनाएंगे तो इट रिक्वायर्स 384 एनर्जी जो कि वो रिलीज करेगा, ठीक है। फिर आपने कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, ठीक है ना। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप बनाओगे सो इट विल रिलीज 111 एनर्जी। और आपको क्या मालूम करना है, आपको कार्बन से कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड तक का डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि उसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या उसमें कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो आपने सिर्फ ये देखना है बच्चों कि कौन से दो एरो जो हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, कौन से दो एरो जो हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम डायरेक्शन में है बच्चों? यस सर। ऐसी है ना, एक जो हेड है एक का वो दूसरे की टेल से ज्वाइंट है, तो इसका मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जबकि अगर आप इस वाले को देखते हो तो इस वाले की जो टेल है इसकी टेल से ज्वाइंट है और इसकी जो हेड है इसके हेड से ज्वाइंट है, इसका मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन है। सो दैट्स इट, ये हो गया सॉल्व, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो एक डायरेक्शन में उनको सम करके लिख देना 111 प्लस एक्स, और जो अपोजिट साइड पे उसको दूसरी तरफ लिख देना इज इक्वल्स टू के। एंड बिकॉज 111 इधर नेगेटिव है उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट इज 384 और वहां जाके ये हो जाएगा प्लस, सो इट वुड गिव यू 273 kilojoules per mole for this reaction. Is that right बच्चों? यस सर। कोई परेशानी किसी को? नो सर। All clear every one of you? If you want to ask any question you are free to ask, you can ask anything. जिस तरह का भी सवाल आपने पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करने वाला। हम आगे चलें, आगे चलें, Yes. चलें। Okay, so for suppose I have one more possibility over here. For suppose I have a reaction A, एक मेरे पास एक सब्सटेंस है A, वो C बना रहा है और जब वो C बनाता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है 160 किलोजूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। इसी तरह मेरे पास है B to C, जब B से C बनता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है भाई, वो फोर सपोज एनर्जी रिलीज करता है -73 kilojoules per mole. My question is that कि यार अगर A से B बनेगा तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? Can we do this? We can do this simply, right? A से C बना तो आपके पास एनर्जी रिलीज हुई 160, B से C बना, here we have B से C बन रहा है तो एरो का जो हेड होगा वो C की तरफ होना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ हेड होना चाहिए। So it would be -73 and the question is भाई A से B चाहिए, याद रखिए A से B चाहिए, B से A नहीं चाहिए, it would be वो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल ना। तो आपने याद रखना प्रोडक्ट की तरफ हेड होना चाहिए, तो मुझे चाहिए A से B निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन I just need to find out the direction of the arrows. You can see this, ये दोनों एरो एक डायरेक्शन में हैं और ये वाला एरो कंप्लीटली अपोजिट है। So I can make a statement over here कि यार 160 जो है वो बराबर है किसके, x प्लस 73 के। तो इस तरह मैं 73 को इस तरफ भेज सकता हूँ और वो हो जाएगा प्लस 160 प्लस 73। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? इसका आंसर 87 kilojoules पर मोल होना चाहिए। Is that right or not? Yes. It means
कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? जी सर। आ गई है, माशाल्लाह, वेरी गुड। सो अब देखें, फॉर सपोज मैं एक और स्टेटमेंट बनाता हूँ। मेरे पास यार ये फॉर सपोज रिएक्शन 1 है, मेरे पास एक रिएक्शन 1 है, जिसके अंदर फॉर सपोज रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है आपके पास? रिएक्शन 1 में आपके पास ये हो रहा है कि आपके पास जो ए है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? बी के अंदर। दिस इज रिएक्शन नंबर 1। फिर उसके बाद ए जो है इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू एक्स, ठीक है ना, एक्स में भी कन्वर्ट हो रहा है। एंड देन एक्स इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू वाई, एंड दिस वाई इज कन्वर्टिंग इनटू बी एज वेल। फिर ये जो बी है इट इज कन्वर्टिंग इनटू जेड, एंड ये जेड जो है कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर भाई? ये कन्वर्ट हो रहा है सी में, और ये दिस सी इज कन्वर्टिंग इनटू ए। अभी लॉट ऑफ दिस ना, मैं बहुत सारी चीजें मैंने इसमें ऐड कर दी। इसी तरह मैं इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर सपोज मैंने इसके यहाँ पर लगा दिया कि ये डी है, और इस डी से जेड भी बन सकता है। ये लॉट ऑफ कनेक्शंस ओवर है, ठीक है, फॉर सपोज ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको सॉल्व भी कर सकता हूँ। ये रिएक्शन नंबर 1 है, फॉर सपोज इस रिएक्शन नंबर 1 की एनर्जी मैंने आपको दे दी 50, ठीक है, इसकी मैंने आपको दे दी 30, इसको मैंने दे दिया आपको 20, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको ये सारी दे दी तो आप बी की इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। जब आप बी की निकाल पाओगे तो आपके पास एक ये कनेक्शन भी बना हुआ है, देखें ये पूरा एक कनेक्शन भी बना हुआ है, ये पूरा एक है। तो इसमें से अगर आप बी की निकाल लोगे, फॉर सपोज मैं आपको y टू डी की दे दूं कि आपके पास 25 है, और इसकी मैं दे दूं आपको ये है आपके पास 78, तो आप इस वाले की पोर्शन की भी निकाल सकते हो। तो आप इसकी निकाल लोगे, और अगर फॉर सपोज मैं आपको ये दे दूं कि इट इज 75, तो आप इस वाले की भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक अलग पोर्शन है, ये एक अलग पोर्शन है। तो ये सारे इस तरह हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं इसको देखूं तो आप देखें इसके अंदर कि यार ये एरो सारे जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, ये सारे एक तरफ हो जाएंगे और ये हो जाएगा एक तरफ। तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें कर सकता हूँ कि भाई a टू x जो है मेरे पास, उसको सर प्लस में x टू y में। जी बेटे, सर डी से रिएक्शन 2 में जा रहा है, राइट? ये z है, ये z है बेटे। ओके सर। अब y टू b जा रहा है, और उसके अलावा मुझे निकालना है a टू b, ठीक है ना। ये हो गया पूरा मेरे पास पहली बारी ऊपर वाले स्टेटमेंट का। ये पूरा एक कर्व एरिया है ना जो कवर हो रहा है, ये पूरा मैं कर सकता हूँ एक साथ, क्योंकि ये क्लोज हो गया ना। तो क्लोज हो गया, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। a टू x ये हो गया 30, x टू y ये हो गया आपके पास 20, और ये मुझे चाहिए है x, एंड इट इज व्हाट 50। तो आप जरा देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपके पास कितना हो गया इत्तेफाक से? इट इज 0, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट मैंने रैंडमली इसमें इक्वेशंस में वैल्यूज डाली है, इस वजह से इसका आंसर ऐसा आ गया। हम इसको 40 कर लेते हैं, चलें। इसकर हम इसको 40 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 60, जब वहां जाके माइनस होगा तो इट विल बी 50 माइनस 60, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? -10। तो ये आपके पास हो गया इस तरह से। जब आपके पास x आ गया आपके पास x आ गया, आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला पार्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब इस वाले पार्ट को देखें, तो इस वाले पार्ट के अंदर आपके पास देखें, दिस एरो इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन, और ये वाले जो दो एरो हैं ये हैं सेम डायरेक्शन में। सो वी कैन डू दिस कि आपके पास क्या है जो आंसर आया x का? -10, और ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 प्लस 78। 25 एंड 78 विल गिव यू 103, और ये 10 इधर आके ऐड हो जाएगा, सो इट विल गिव यू 113। तो आप इसको भी निकाल सकते हो, ये पॉजिटिव में आ गया। अब जब ये आ गया आपके पास तो आप इसको भी पूरे को सॉल्व कर सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व दिस कि आप देख सकते हैं इसको, ये कैसा है आपके पास? ये दो एरो सेम डायरेक्शन में है, बल्कि सारे ही सेम डायरेक्शन में, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। दे ऑल आर द सेम डायरेक्शन, तो वो सारे ही ऐड हो जाएंगे एक साथ, और जो भी आंसर होगा आप उसको लिख देंगे, x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, बट वी नीड टू टॉक अबाउट सच क्वेश्चंस जिसके अंदर आपके पास कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। मैंने सिर्फ आपको कनेक्शन बनाने के लिए दिखाया है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हमें कनेक्शन बनाने किस तरह। बस आपने ये याद रखना है कि जो एक डायरेक्शन में एरो होगा उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आप उसको जरा जल्दी से मुझे सॉल्व करके दिखाएं, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आपको ये बात समझ में आ गई है।
अब देखें ऐसा है कि आपके पास जैसे फॉर सपोज ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, पहली वाली जो मैंने यहाँ दी है वाटर वाली, यू कैन सी दिस कि आपके पास हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया है हाफ ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया आपके पास H2O लिक्विड, दैट्स राइट, ठीक है ना। दूसरा वाला आपको दोबारा भी यही हुआ है कि हाइड्रोजन ने दोबारा रिएक्शन किया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये रिएक्शन भी हाफ ऑक्सीजन के साथ हुआ है और आपके पास बनी है H2O गैशियस, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लिक्विड टू गैशियस, तो ये बस आप देख लें खास तौर पे, ये आपको निकालना है। नाउ यू नीड टू सी द सेकंड रिएक्टेंट। अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन सेकंड रिएक्टेंट को देखना भी जरूरी है, क्या वो बैलेंस है या नहीं, ठीक है, ये देखना भी जरूरी है। अब जरा देख लें, पहले तो आप एरो बना लें। ये आपने एरो बनाया कि ये दो एरो जो है बैक टू बैक एक साथ हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में, और ये दूसरा वाला दूसरी डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्शन में जितनी ऑक्सीजन है उतनी ही ऑक्सीजन दूसरी डायरेक्शन में भी है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है, वी डोंट नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसको लिखना भी जरूरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, उसको लेफ्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लिक्विड, जो वाटर बन रहा है इसमें 286, और जो गैशियस बन रहा है इसके अंदर 242। यू नीड टू फाइंड आउट दिस, दैट्स इट। यही करना है ना हमें, लिक्विड टू गैशियस मालूम करना है हमें, ऐसी है बच्चों। Yes, sir. उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, x plus negative 286 will give you 242, and when you send this 286 over there, it should be positive, so it would be subtracting 240 from it, so it will give you positive 44 kilojoules per mole. This is the right answer. Then same as it is for the second one. अगर आप second one को देखते हो तो second one में भी आपके पास यही सिनेरियो है कि यार BRF जो है वो आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास बनाता है BRF3, BRF3 बना रहा है, और BRF ही आपके पास क्या बना रहा है, BRF5 भी बना रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है BRF से BRF5, यानी कि सॉरी ये आपको दिया हुआ BRF3 से BRF5 बन रहा है, ये दिया हुआ है आपको, और आपको BRF से BRF5 निकालना है, ठीक है। अब आप देखें दोबारा से, अगर आप इसके मैं एरो बना लूं जरा, तो ये दो एरो जो हैं बैक टू बैक सेम है, सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट में। तो अब इनके जरा हम लिख लेते हैं फ्लोरीन्स ना। BRF से लेकर BRF3 में जाते वक्त आप देख रहे हैं कि आपके पास एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, जबकि BRF3 से BRF5 जाते वक्त भी आपके पास एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो ऑन दिस साइड यू आर यूजिंग 2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, एंड ऑन द अदर हैंड over here BRF से BRF5 पे जाने के लिए you are directly using 2F2 molecules. So इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स पर, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू कि दोनों साइड पर फ्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस है। तो फ्लोरीन की अगर हम ना भी बात करें तो चलेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर ना हो तो आप बैलेंस कर लीजिएगा, फिर आपको किसी एक इक्वेशन को या किसी दो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, या किसी और नंबर से कराना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। पहले आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद वो करेंगे। फिलहाल अभी हम विदाउट बैलेंसिंग वाला कर रहे हैं। So BRF से BRF3 जो है it is 242, और BRF3 से BRF5 जो है it is 158, and we need to find out this. So it's quite simple, we just need to add 242 with 158, so it's give us minus 400 kilojoules per mole. Right बच्चों, is that right? Yes, sir. Any problem to any one of you? Yes. All clear? So this is what you need to talk about in Hess's law. मैंने आपको तीसरा वाला भी